Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology। इस लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें रह गई है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले देखो कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। इसमें ये बताया गया है कि कितने O2 यूज होते हैं, कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, कितने CO2 प्रोड्यूस होते हैं। उन सब का एक बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले O2 के बारे में कि हम क्या जानते हैं कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 6 मॉलिक्यूल्स O2 यूज होता है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ यूज होता है। जैसे एक NADH2 मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन है, इसको एक वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए और टोटल एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 10 NADH2 प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए 5 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। FeDH2 की हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज करेगा वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 2 FeDH2 बनता है। क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन याद करिए आप, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट वहां पर बनता है। वो एक O2 को यूज करेगा तो 1 O2 और 5 O2, टोटल कितना हो गया 6 O2। तो इस तरह ऑक्सीजन का कैलकुलेशन हो गया कि 6 O2 क्यों यूज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। फिर CO2 कितने प्रोड्यूस होते हैं, टोटल 6। ग्लाइकोलाइसिस में तो कोई CO2 प्रोड्यूस होता नहीं। लिंक रिएक्शन में 2 CO2 और TCA साइकिल में 4 CO2, तो टोटल कितना हो गया 6 CO2। ये 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिंक रिएक्शन 2 बार होगा। TCA साइकिल भी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए 2 बार रोटेट होगा। एक रोटेशन में 2 बनता है तो 2 रोटेशन में कितना होगा 4 होगा, तो टोटल कितना होगा 6 CO2। अब ATP यूज और प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ATP एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमने क्या किया था कि 36 या 38 ATP प्रोड्यूस होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 38 है। जो 38 ATP प्रोड्यूस होता है इसका कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या कि सबस्ट्रेट लेवल पर डायरेक्टली जो सबस्ट्रेट लेवल पर ATP बनता है वो 4 ATP, सबस्ट्रेट लेवल पर 4 ATP का प्रोडक्शन होता है। और ग्लाइकोलाइसिस में यूज कितने होते हैं ATP, तो नेट गेन कितना हुआ 2 ATP का नेट गेन हुआ। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में NADH भी तो प्रोड्यूस होता है, 2 NADH प्रोड्यूस होता है। अब ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया में किस शटल से एंटर करेगा। 2 तरह के शटल की बात हमने आपको बताई थी, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल और मैलेट एस्पार्टेट शटल। जब मैलेट एस्पार्टेट शटल से जाता है तो 6 ATP का प्रोडक्शन होगा, 2 NADH बनाएगा। और जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जाएगा तो एक NADH 2 बनाता है तो 2 कितना बनाएगा 4। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH प्रोड्यूस हुआ है वो EPS में जाके या तो 6 ATP में कन्वर्ट होगा या 4 ATP में कन्वर्ट होगा। यदि 4 ATP में कन्वर्ट हुआ तो 4 and 2 कितना हुए 6, और यदि 6 में कन्वर्ट हुआ तो 6 and 2 कितना हुए 8। तो ATP ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइकोलाइसिस का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आउट ऑफ 38, 8 ATP या 6 ATP। लिंक रिएक्शन में 2 NADH बनता है और एक NADH क्योंकि 3 ATP बनाता है तो 6 ATP इसका कंट्रीब्यूशन हुआ। क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली सबस्ट्रेट के लेवल पर 2 ATP बनेगा और NADH कितने बनते हैं टोटल 6, तो 6 NADH 3 ATP में कन्वर्ट होगा और FADH2 2 बनते हैं तो 4 ATP में कन्वर्ट होगा। तो क्रेब्स साइकिल का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया 14। 14 प्लस 6 प्लस 8 38, और 8 की जगह यदि हम 6 करें तो कितना होगा 36। तो 36 ATP या 38 ATP। और मोस्ट ऑफ द सेल्स में, हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स में, क्योंकि मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करेंगे 38 ATP कंसीडर करेंगे कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में 38 ATP का प्रोडक्शन होता है।
तो ये पार्ट में रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कर लिया। रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, बच्चों ऐसा होता है कि एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है तो 686 किलो कैलोरी कन्वर्ट होती, प्रोड्यूस होती। तो हमें देखना है कि 686 किलो कैलोरी क्या एटीपी में कन्वर्ट हो पाए। उसको इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि एक ग्लूकोज, अभी हमने क्या किया, 38 एटीपी बनाते। एक एटीपी की जो वैल्यू होती है वो 7.3 किलो कैलोरी होती है, और टोटल कितने बन रहे हैं, 38 एटीपी बन रहे हैं। तो 38 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.3 से, 277 किलो कैलोरी प्रोड्यूस होगी। तो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी निकालनी है हमें, एक ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी मिलती है, लेकिन क्या 686 कैलोरी कन्वर्ट हो पाई एटीपी में? नहीं, क्योंकि 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है, और 38 एटीपी कितने किलो कैलोरी के करस्पॉन्डिंग है, 277। उसकी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 40% आएगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है वो 40% है। और तो बाकी का क्या होता है, बाकी की कैलोरी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन और स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन जो है, एक ग्लूकोज 38 एटीपी ही बना पाता है, जबकि पोटेंशियल इससे ज्यादा बनाने का है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो और भी कम है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं, सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसकी रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी एनारोबिक रेस्पिरेशन की काफी कम होती है। एक इफेक्ट है पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट में दोनों तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, और इसको मूव किया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन पर, शिफ्ट किया जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन करे ईस्ट। तो उन कंडीशंस में पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, और इथाइल अल्कोहल जो प्रोड्यूस हो रहा था वो प्रोड्यूस होने बंद हो जाता है। ये जब एनएरोबिकली रेस्पायरिंग ईस्ट को जब शिफ्ट किया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन पर, तो ग्लूकोज का जो कंजम्पशन कम होता है, इस इफेक्ट को पास्चर इफेक्ट कहते हैं। कैसे कम हो जाता है, इसको ऐसे समझो कि ईस्ट को सपोज कि 10 एटीपी की जरूरत है किसी एक्टिविटी के लिए, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने पर 5 ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में यदि 10 एटीपी चाहिए, ईस्ट विल कंज्यूम हाउ मेनी ग्लूकोज, 5 ग्लूकोज। लेकिन यदि ऑक्सीडे ये इसको मूव किया जाए एरोबिक रेस्पिरेशन पर, तो उन कंडीशन में क्या होगा कि एक एटीपी 38 एटीपी बनाता है। एक ही ग्लूकोज से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। तो ग्लूकोज का कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। और जब ग्लूकोज का कंजम्पशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा क्या? इथाइल अल्कोहल तो बनता है फर्मेंटेशन में, और हम क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि ईस्ट को एनारोबिक रेस्पिरेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन पर जब मूव किया जाता है तो ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो उन्हीं के नाम पर इसको पास्चर इफेक्ट कहते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी कोशेंट का। रेस्पिरेटरी कोशेंट किसको कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ये रेशियो जो है किसी चीज का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें उसके ऑक्सीडेशन में कितने O2 कंज्यूम हो रहे हैं और कितने CO2 इवॉल्व हो रहे हैं, इसके रेशियो को कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हम क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, प्रोटीन्स यूज कर रहे हैं, फैट्स यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली रेस्पिरेटरी कोशेंट वेरी करेगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा हमने, 6O2 यूज होता है और 6CO2 प्रोड्यूस होता है, तो 6/6 क्या हो, 1। R क्या हो गया, 1।
प्रोटीन्स और फैट्स के केस में आरक्यू लेस देन 1 होता है। जस्ट एक याद करने के लिए कि प्रोटीन्स यूज हो या फैट्स यूज हो तो आरक्यू 1 होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रोटीन के केस में इट इज 0.9 और फैट्स के केस में 0.7। यदि हम मिक्स डाइट ले रहे हैं तो मिक्स डाइट के केस में लेस देन 1, आरक्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन या इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन है जिसमें इंफिनिटी होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, तो ऑक्सीजन यूज नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी। सकुलेंट प्लांट जिसको फैट प्लांट भी कहते हैं लाइक कैक्टस वगैरह है, इस केस में आरक्यू 0 होता है क्योंकि उस केस में या आप देखो कि CO2 प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा क्योंकि इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होता है सकुलेंट्स में। उसकी स्टोमेटा जो है रात में खुलती है, दिन में खुलती नहीं, और उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता ग्लूकोज का, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता और उसमें CO2 प्रोड्यूस नहीं होता, तो आरक्यू क्या होगा, 0 होगा। एक बार ये सवाल आया था कि न्यूरॉन का आरक्यू क्या होगा, तो न्यूरॉन का आरक्यू 1 इसलिए होगा कि न्यूरॉन जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को यूज करता है, और ग्लूकोज यूज करता है तो आरक्यू क्या होगा, 1। ग्लूकोज के केस में 6/6 6 O2 यूज होता है और 6 CO2 प्रोड्यूस होता है। ये आप टेबल देखिए, इस टेबल में इंटर रिलेशनशिप है अब डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। फैट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, क्या कहीं से ये इंटरलिंक्ड है? क्या फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म आपस में कहीं पर इंटरलिंक्ड है? तो इंटरलिंक्ड है, हम जैसा देख रहे हैं, तभी हमने तीनों को लिया है एक साथ। सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जो सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये पाथवे है, ये ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अल्टीमेटली क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। ये जो हमने कंपाउंड आपको बताया था कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी किस में चेंज हो जाता है, इसी में, और ये अल्टीमेटली पायरुविक एसिड। तो यहाँ से लेके ग्लूकोज के पायरुविक एसिड में चेंज होने तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन है जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है। देख रहे हो, ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है, और एंटर करने के बाद कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के O2 और CO2 बना देता है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट का हुआ। लेकिन यदि हम फैट्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, फैट्स किस चीज का बना होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये जो फैटी एसिड है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में एक बार चेंज हो गया, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल सिर्फ इसी को एक्सेप्ट करता है। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया तो इसका भी मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंस टू ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल पहले चेंज होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में चेंज हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में चेंज हुआ, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। तो इस तरह से फैट्स का मेटाबॉलिज्म हमने क्या इंटरलिंक्ड है। इसके जो दो प्रोडक्ट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो इस तरह से एंटर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से प्रोटीन्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोटीन एमिनो एसिड में पहले कन्वर्ट होगा, और ये एमिनो एसिड देखो डायरेक्टली पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम है और वो फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस चार्ट में फैट्स का ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन, प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन आपस में इंटरलिंक्ड। थोड़ा सा ये देखो आप, रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक प्रोसेस है। नॉर्मली क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को हम जो है वो कैटाबोलिक प्रोसेस मानते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में कोई सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाट इज कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस।
लेकिन इसके साथ ऐसा भी होता है कि कई ऐसे जो बाय प्रोडक्ट होते हैं रेस्पिरेशन के, वो एनाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम या एसिटाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम क्लोरोफिल का प्रिकर्सर, क्लोरोफिल बनना है यदि सक्सिनाइल कोएंजाइम के जरिए, तो कुछ बन रहा है ना, तो उसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। या एसिटाइल कोएंजाइम, वो प्लांट हार्मोन होता है गिबरेलिन, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसका प्रिकर्सर। इस कारण से हम ये कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ कैटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनाबॉलिक एक्टिविटी। दैट्स व्हाई इट इज सपोज्ड टू प्ले एम्फीबॉलिक रोल इन मेटाबॉलिज्म। ये कुछ इनहिबिटर का डिस्क्रिप्शन है। इनहिबिटर का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हम जो पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस है या सेल रेस्पिरेशन के डिफरेंट पाथवे को कैसे हम इनहिबिट कर सकते हैं। एजाइड या साइनाइड, ये एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसका इनहिबिटर। ये माइनस सिंबल का मतलब है वो इनहिबिशन कर रहा है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स है, तो एंजाइम है कॉम्प्लेक्स 4 जिसको हम कहते हैं। तो उसको इनहिबिट करना हो तो एजाइड या साइनाइड यूज कर सकते हैं। एंटीमाइसिन ए, ये क्या करता है, कैसे रेस्पिरेटरी पाथवे को ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड C1। ठीक है, एंटीमाइसिन ए हो गया। मेलोनेट इज इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। अर्सेनाइड इज एन इनहिबिटर ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट एंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी ये भी सवाल आए हुए हैं पहले कि कौन किस एंजाइम का इनहिबिटर कौन है। एक थोड़ा सा हम करेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या HMP पाथवे। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे ऑल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस। उसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस में इनिशियल सबस्ट्रेट ग्लूकोज था, ग्लूकोज एक हेक्सोज है, लेकिन इसमें इनिशियल फॉस्फेट जो होता है वो ग्लूकोज नहीं होकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। इनिशियल सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और तो इसको क्या कर सकते हैं, हेक्सोज, ग्लूकोज एक हेक्सोज है और एक फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। इस पाथवे को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसलिए कहते हैं कि इस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे से पेंटोजेस प्रोड्यूस होते हैं व्हिच इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, RNA है, DNA है, उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसके डिस्कवरर के नाम पर इसको वार्बर्ग एंड डिकेंस पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। ये पाथवे कहाँ पर ऑपरेट होता है, हमारे बॉडी के कुछ सेल्स में, लाइक लिवर में, RBC में, एडिपोज टिश्यू में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, या लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में। ये सब कुछ ह्यूमन टिश्यूज हैं जहाँ पर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे एज ए अल्टरनेटिव ऑफ ग्लाइकोलाइसिस यूज होता है। फिर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट के केस में एक और बात होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन NAD या FAD नहीं होता, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP होता है। NADP is the hydrogen acceptor and this pathway is cyanide resistant pathway. Cyanide resistant pathway मतलब साइनाइड का इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि इस पाथवे में इस वाले जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि साइनाइड तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है ना, इस पाथवे में ये आता ही नहीं, तो इसलिए साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे। अब आखिर में लास्ट में एक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसे अभी हमने क्या कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का पाथवे, सबसे कॉमन पाथवे वो ग्लाइकोलाइसिस है। उसी तरह से फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करना हो तो फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे है वो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे है। बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे है। इसको कैसे फैटी एसिड मेटाबोलाइज होता है, इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ATP विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ
1 मॉलिक्यूल ऑफ पामिटिक एसिड। हमें फैटी एसिड का यदि हमें ऑक्सीडेशन करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए वो फैटी एसिड कितने कार्बन का बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि पामिटिक एसिड 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 16 कार्बन का बना हुआ है और सैचुरेटेड है। तो इसके ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। पामिटिक एसिड पहले एक्टिव होगा, एक्टिवेट होने में एटीपी एएमपी में चेंज हो रहा है। एटीपी जब एएमपी में चेंज हो रहा है तो उसके दोनों एनर्जी रिस्पॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और दोनों एनर्जी रिस्पॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे कि पामिटिक एसिड को एक्टिवेट होने में 2 एटीपी यूज हो रहा है। ये जो -2 लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। यदि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता तो हम क्या कहते हैं, एक एटीपी यूज हो रहा है, लेकिन एटीपी यहाँ पर एएमपी में चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, 2 एटीपी यूज हो रहा है। अब एक्टिवेट होकर के पामिटिक एसिड एसाइल कोएंजाइम में चेंज हो गया। अब एसाइल कोएंजाइम 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। 8 एसाइल कोएंजाइम 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और ये रिएक्शन 7 राउंड में होता है। यहाँ पर लिखा है, ये एक राउंड नहीं है, ये 7 राउंड है रिएक्शन का। एक एसाइल कोएंजाइम को 8 एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होने में 7 राउंड्स लगते हैं, और एक राउंड में 2 डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। एक डिहाइड्रोजनेशन NAD के थ्रू और एक डिहाइड्रोजनेशन FAD के थ्रू। NAD FAD, NADH FADH2। एक NADH2 कितना बनाएगा, 3 ATP। एक FADH2 कितना बनाएगा, 2 ATP। तो 3 और 2 कितने होंगे, 5। एक राउंड में एसाइल कोएंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होने में एक राउंड में 5 ATP का प्रोडक्शन होगा। 3 और 2 5, 5 ATP का प्रोडक्शन होगा। 7 राउंड हो रहा है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 35 हो गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, TCA साइकिल में एंटर करता है, तो एक TCA साइकिल में 12 ATP जनरेट हो रहा है, और टोटल कितने हैं, 8 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96। तो देखो यहाँ पर 35 प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर 96 प्रोड्यूस हुआ, तो दोनों मिला के 131, और माइनस कितना किया हमने, 2। ये यूज हो रहा है ना पामिटिक एसिड को एक्टिवेट होने में, क्योंकि एटीपी एएमपी में चेंज हो रहा है, तो टोटल 129। ये जो पाथवे है इसमें पामिटिक एसिड, अभी हमने क्या किया कि फैटी एसिड को पहले एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होना होता है टू एंटर इनटू द TCA साइकिल। ये जो पाथवे जिसमें पामिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, इस पाथवे को बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे कहते हैं। अब बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में कितना एटीपी प्रोड्यूस होता है, ये यदि सवाल है तो हम यहाँ पर 35 प्रोड्यूस हो रहा है और 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 33, खाली बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर सवाल हमारा क्या है कि हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड तो 16 कार्बन कंपाउंड है, तो कितना बनेगा, टोटल 129 एटीपी हमारा नेट गेन होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने लगभग सब चीज कवर कर लिया। प्लांट सेल रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एटीपी के बारे में देखो कि हर जगह इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश करी एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम अगले चैप्टर पर जाएंगे, फोटोसिंथेसिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।